नमस्कार। चलिए आज एक टाइम मशीन पर बैठकर भारत के एक ऐसे शानदार दौर की सैर करते हैं जहां हर तरफ बस कमाल की चीजें बन रही थीं। तो शुरू करें ये रोमांचक सफर। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पहेली से। जरा सोचिए, दिल्ली में लोहे का एक पिलर है जो सदियों से मतलब सैकड़ों सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है। और ये कोई ऐसा वैसा पिलर नहीं है। और यही है वो बड़ा सवाल जिसने अच्छे अच्छों को चौंका दिया है। 1600 साल। सोच कर देखिए, अपनी साइकिल को अगर एक साल भी बारिश में छोड़ दें तो क्या होता है? जंग लग जाता है ना? तो फिर ये कैसे हो सकता है? और सुनिए, ये सिर्फ जंग की बात नहीं है। ये कोई पतला सा खंबा नहीं है। इसका वजन है पूरे 6 टन, मतलब लगभग एक बड़े हाथी जितना भारी। जरा सोचिए, आज से इतने साल पहले इतनी भारी चीज बनाई कैसे गई होगी? ये तो उस जमाने की टेक्नोलॉजी का एक जादू ही है। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस पहेली का जवाब हमें कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो तो इसी खंबे पर लिखा हुआ है ना? कमाल की बात, ये अपनी कहानी खुद ही सुनाता है। तो जब एक्सपर्ट्स ने इस पर लिखी बातों को पढ़ा तो पता चला कि इसे गुप्त वंश के एक बहुत ही महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बनवाया गया था। और बस यहीं से हम पहुंच जाते हैं सीधे गुप्त साम्राज्य में। तो चलिए, आप जब हमें इतना बड़ा सुराग मिल ही गया है तो क्यों ना उस पूरे साम्राज्य के अंदर चलकर देखें जिसने एक कमाल किया था। अच्छा, तो जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। गुप्त साम्राज्य की कहानी शुरू होती है 3री सदी में और फिर 4th और 5वीं सदी तक ये अपने पीक पर था, मतलब सबसे पावरफुल। और पता है, इसी समय को भारत का गोल्डन एज यानी सुनहरा दौर भी कहते हैं। एक ऐसा समय जब हर तरफ ज्ञान और आर्ट की रोशनी फैली हुई थी। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था इस दौर में? इतिहासकार इसे भारत का क्लासिकल एज क्यों कहते हैं? आखिर मतलब क्या है इसका? तो चलो पता लगाते हैं, देखते हैं कि इस जमाने में और क्या-क्या कमाल की चीजें हुई। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शास्त्रीय युग या क्लासिकल एज आखिर होता क्या है। सोचिए, जब किसी देश में लंबे समय तक शांति रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो वहां के लोग साइंस, आर्ट, लिटरेचर इन सब में बहुत तरक्की करते हैं। बस इसी शांत और तरक्की वाले समय को क्लासिकल एज कहते हैं। और गुप्तकाल में बिल्कुल यही हुआ, जैसे ज्ञान का एक धमाका हो गया हो। जंग न लगने वाले लोहे के बारे में तो हमने जान ही लिया, पर सिर्फ इतना ही नहीं, वराहमिहिर जैसे महान एस्ट्रोनॉमर्स तारों और ग्रहों की पढ़ाई कर रहे थे, तो आर्यभट्ट जैसे महान मैथमेटिशियंस हिसाब किताब के नए नए तरीके खोज रहे थे। अरे इतना ही नहीं, आयुर्वेद जिससे हम आज भी इलाज करते हैं, उसे चरक संहिता जैसी किताबों में अच्छे से लिखा भी इसी समय में गया। पर कहानी सिर्फ साइंस और मैथ्स पर खत्म नहीं होती। अरे इस दौर में तो कमाल की कविताएं और नाटक भी लिखे जा रहे थे। संस्कृत लिटरेचर के लिए तो ये एक गोल्डन पीरियड था। और इसी समय के एक बहुत बड़े कवि थे कालिदास। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी। उन्होंने लिखा कि कोई भी राज सिर्फ शानो शौकत से नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि से ही मजबूत बनता है। और सच पूछें तो यही सोच उस पूरे जमाने की पहचान थी। और ये सोच सिर्फ किताबों में बंद नहीं थी, बल्कि दीवारों पर भी दिखती थी। ये देखिए, अजंता की गुफाएं क्या कमाल की हैं। इनकी दीवारों पर जो पेंटिंग्स और मूर्तियां बनी हैं ना, वो उस दौर की आर्ट का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इन्हें गुप्त और वाकाटक राजाओं ने मिलकर बनवाया था। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब यह है कि उस समय पूरे भारत में सिर्फ गुप्त साम्राज्य ही था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए अब जरा उस समय के पूरे इंडिया के मैप को देखते हैं। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत पर सिर्फ गुप्त राजाओं का ही कंट्रोल था। हाँ, यह सच है कि वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पावरफुल थे, पर उनके अलावा भी कई और इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे। अच्छा, अब ये टेबल देखिए। नॉर्थ में थे गुप्त, जिनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। फिर सेंट्रल इंडिया में वाकाटक राज कर रहे थे, और थोड़ा साउथ की तरफ जाएं तो वहां पल्लव थे। और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप नाम का एक बहुत पावरफुल किंगडम था। मतलब ये एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में अलग अलग जगहों पर एक साथ बहुत कुछ बड़ा हो रहा था। तो हमने इतनी सारी बातें तो जान ली, पर असली सवाल तो ये है कि इन पुरानी चीजों का आज क्या मतलब है? क्या उस जमाने की कोई बात आज भी हमारे साथ है? बिल्कुल है। गुप्तकाल की विरासत तो आज भी हमारे चारों तरफ है। सोचिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने जो खोजें की, वो आज भी हमारी मदद करती हैं। उनकी बनाई कला को देखकर और उनकी लिखी कहानियों को पढ़कर हमें आज भी कितनी इंस्पिरेशन मिलती है। सच तो ये है कि उन्होंने एक ऐसे कल्चर की नींव रखी थी जो आज भी हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत होता है।
छठी सदी आते आते हूण नाम के लोगों ने बाहर से लगातार हमले करने शुरू कर दिए और इन हमलों ने इस महान साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। तो गुप्त काल की ये कहानी हमें एक बात तो सिखाती ही है कि हमारा इतिहास चमत्कारों और ज्ञान के खजानों से भरा पड़ा है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दिल्ली के उस आयरन पिलर जैसे और न जाने कितने राज, कितनी पहेलियां हमारे इतिहास में छुपी हैं, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें आकर खोज निकाले।